बच्चों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपको विषय चित्रकला में अध्याय 3 पढ़ाया जा रहा है और अध्याय 3 का नाम मैंने आपको बताया मौर्यकालीन कला या मौर्यकालीन मूर्ति कला कह सकते हैं के विषय में पढ़ाया जा रहा है। आपको मौर्य काल के विषय में मैंने बताया आपको कि मौर्य काल का समय 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का रहा है। मैंने आपको बताया मगध के राजा या शासन के ख़त्म हो जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने योग्य सेनापति के आधार पर इसकी नींव रखी थी, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और उनके बाद आने वाले जो शासक थे उन शासकों में सम्राट अशोक नाम के एक महाप्रतापी राजा पैदा हुए, जिसको इतिहासकारों ने महान शब्द से संबोधित किया था। सम्राट अशोक आगे चलकर बौद्ध अनुयायी हो गए थे और बौद्ध अनुयायी होने के पीछे एक कारण बताया मैंने आपको कि सम्राट अशोक ने एक बार कलिंग युद्ध किया और उस कलिंग युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ और भयंकर नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक को आत्मक्षोभ हुआ। आत्मक्षोभवश सम्राट अशोक बौद्ध अनुयायी हो गया था और बौद्ध अनुयायी हो जाने के बाद उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नवीन आयाम अपनाए। उन आयामों में स्तूप व स्तंभों और विहारों का निर्माण करवाया गया था। मैंने आपको तीनों की परिभाषा देके बता दी है। आपको स्तूप को भूगोल के अनुसार मिट्टी के ढेर को स्तूप कहा जाता है। वैसे किसी महान व्यक्ति के मर जाने के बाद उसकी पवित्र अस्थियों पर उसकी याद में एक गोल गुंबदाकार भवन बनाया जाता है, उसे स्तूप कहा जाता है। जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल तौर पर बताया, वर्तमान में अपन जैसे शिव मंदिर में जो छतरी होती है उस तरह के आकार में बनाए जाते थे, गुंबद होता है, उसे कहते हैं गुंबद। और स्तंभ को मैंने बताया आपको, साधारण भाषा में स्तंभ को खंभा कहा जाता है, लेकिन मौर्य काल में जो स्तंभ बनाए गए थे वो स्तंभ विशेष प्रकार से बनाए गए थे। और उन विशेष प्रकार में मैंने आपको बताया 2 प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया था। एक का नाम था लाट और एक का नाम था परघा। लाट वाला पत्थर नीचे का होता था, परघा वाला पत्थर ऊपर का होता था। मौर्य काल में वो परघा जो बनाए जाते थे वो परघा के शीर्ष भाग पर किसी भी शक्ति के प्रतीक पशु आकार को बनाया जाता था। आपने इसमें पढ़ा है कि शक्ति के प्रतीक जैसे शेर, घोड़ा, हाथी और बैल जैसे आकारों को बनाया जाता था। इस तरह के स्तूप या स्तंभ यहाँ अपने मौर्य काल में प्राप्त हुए हैं, जिनमें सारनाथ स्तंभ, लोरिया, नंदगढ़ का, कौशाम्बी का, लुम्बिनी का, काशी का, इस तरह के गया का, सांची का, भरौत का, इस तरह के स्तूप और स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जिनमें जो परघा है उस परघा को 5 भागों में बनाया गया है, जिनमें लाट व परघा को जोड़ने वाला भाग होता है, उसे कैरी व दुहरी मेखला कहते हैं। उसके ऊपर एक गोल चौकोर चौकी बनाई गई थी। वो गोल चौकोर चौकी के बाद कंठा बनाया गया। कंठे के बाद में शीर्ष भाग या गोल चौकोर चौकी पर एक मतलब इकेरा व दुहरी मेखला, उल्टा कमल या घंटा आकृति दूसरे नंबर पर, फिर कंठा, कंठे के बाद में आता है क्या शीर्ष भाग पर किसी भी शक्ति के प्रतीक पशु आकार को बनाया गया, जिनमें शेर, हाथी, घोड़ा, बैल आदि को बनाया गया था। ठीक है, इस प्रकार 5 भागों में विभक्त करके इनको बनाया गया था। इस तरह के परघा में जो प्रसिद्ध परघा है वो सारनाथ के स्तंभ का शीर्षस्थ जो परघा है, सिंह शीर्षस्थ परघा प्रसिद्ध है, जिसके विषय में मैंने आपको बताया कि जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर रखा है। मौर्य काल में जो मूर्ति शिल्प बनाए गए थे या स्तंभ बनाए गए थे उनको चुनार पत्थर के द्वारा बनाया गया था, जिन पे कांच जैसी पॉलिश की गई थी। मौर्य कालीन में जो मूर्ति शिल्प, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं, उन मूर्ति शिल्पों में यक्ष की मूर्ति शिल्प और एक पटना के निकट दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति शिल्प है, जिसको दीदारगंज की यक्षिणी के नाम से जानते हैं, जो पटना के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। और उसको चंवर गृहिणी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसके एक हाथ में चंवर है। उस चंवर को डुराते हुए
मुद्रा में उसे चित्रित किए बनाया गया है, इसलिए उसे चंवर गृहिणी प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, इस तरह से अपन ने मौर्यकालीन कला को पढ़ रहे हैं। उस मौर्यकालीन कला में जो महत्वपूर्ण स्तंभ है वो सारनाथ स्तंभ है, और सारनाथ स्तंभ का जो सिंहस्थ परगहा है, ऊपरी भाग है, शीर्ष भाग है, वो वहाँ का प्रसिद्ध है, जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर रखा है। और वर्तमान में वो सिंहस्थ परगहा है, सिंह शीर्षस्थ परगहा है, वो वर्तमान में सारनाथ के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है, जिसके शीर्ष भाग पर चारों दिशाओं में मुख्य हुए 4 शेर बनाए गए। लेकिन अगर यदि हम चित्र में देखें तो चित्र में अपन को 3 शेर ही दिखाई देते हैं। देखिए ये सिंह शीर्ष सारनाथ का है, जिसके चित्र में अपन अगर देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है अपन को, सिर्फ 3 शेर दिखाई दे रहे हैं। इसके मतलब दहाड़ते हुए शेर हैं ये, और ये उकड़ू बैठे हैं, और इसके पीछे भी एक शेर है। तो मूर्ति शिल्प में यदि देखा जाए तो इसके 4 शेर हैं इसमें, और इसको उकड़ू बैठे हुए बताया गया है। उकड़ू का मतलब 2 पैरों से बैठा हुआ गया है। इसके नीचे ये के गोल या चौकोर चौकी बनाई गई है, और ये चौकी के मध्य में इनके पंजों के नीचे ये चक्र बनाया गया है। इस चक्र को गति का प्रतीक या प्रगति का प्रतीक कहते हैं। इसके अलावा इसके चारों तरफ विविध जाति के पशु आकार बना रखे हैं। वैसे इसके अगर भाव समझे जाएं तो इसके भावें विविधता में एकता के भावों को अभिव्यक्त करने वाले हैं। इसके नीचे ये कंठा बना रखा है, ये कंठे के नीचे ये उल्टा कमल या घंटा आकृति बना रखी है, ये देखो। इसके नीचे जो और भी होता है उसे कहते हैं कैरी दुहरी मेखला, जो कि परगहा को जोड़ने वाला भाग होता है, नीचे नहीं लाट को जोड़ने वाला भाग होता है। तो इसके विषय में अपन जानकारी ले रहे हैं, जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार करके इसका मान बढ़ा रखा है। वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 से 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। मैंने कहा आपको इसको क्या कहा जाता है, सारनाथ का शीर्षस्थ परगहा कहा जाता है, सारनाथ स्तंभ के शीर्ष भाग वाला परगहा कहा जाता है। यह मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, मतलब मौर्यकालीन मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मूर्तिकला का यह है। और इस मूर्ति को अपन सर्वतोभद्र मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। अब सर्वतोभद्र मूर्ति किसे कहते हैं, ये आपको किताबों में इनमें सहज ही नहीं मिलेगा आपको, और न ही सहज ही कोई बताएगा। सर्वतोभद्र मूर्ति क्या होती है कि वह मूर्ति जिसके धरातल को छोड़कर चारों तरफ से गढ़कर बनाया गया हो, उस मूर्ति को सर्वतोभद्र मूर्ति के नाम से जानते हैं। तो यह इस तरह का मूर्ति शिल्प है। यह मौर्यकालीन मूर्तिकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यह इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 अवयव भाग हैं। मैंने आपको बताया परगहा को 5 भागों में बनाया गया है, जिनमें देखिए नंबर 1 पर स्तंभ सैफ्ट, जो अब कई भागों में टूट चुका है। एक कमल घंटा आकृति, कमल घंटा आकृति मैंने बताया, इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे क्या है, कमल का जैसा है, उल्टे कमल का जैसा या घंटे के जैसे, जैसे मंदिरों में बजाने के लिए वो घंटी होती है ना, उसकी जैसे आकार का है। तो दूसरा भाग, तीसरा भाग है उस पर बना हुआ एक ढोल, जिसमें 4 पशु दक्षिणाव्रत गति के साथ बनाए गए हैं, अर्थात इसके ऊपर एक गोल चौकोर चौकी बनाई गई है, जिसके शीर्ष भाग पर चारों दिशाओं में मुख्य 4 तेजस्वी सिंहों को आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां बनाई गई हैं, उकड़ू बैठे हुए हैं। एक सर्वोपरि तल धर्मचक्र, इसके शीर्ष पर भी एक धर्मचक्र था जो वर्तमान में टूट चुका है, जो कि एक बड़ा पहिया था। यह चक्र इस समय टूट चुका है। इसके शीर्ष पर भी एक क्या था, धर्मचक्र बना हुआ था, लेकिन वर्तमान में वो क्या हो गया, टूट गया। सारनाथ के स्थलीय यानी सारनाथ के राजकीय संग्रहालय में ये प्रदर्शित है। वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, ये सारनाथ के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। आपको ध्यान रखना है, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है जूनियर में 1/1 या 1/2 नंबर के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। सिंह शीर्ष को अपरी चक्र, ऊपरी चक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, अर्थात इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपना रखा है। अब सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे इस सिंह शीर्ष पर बनी एक वेदी पर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ जोड़कर बैठे हुए हैं। मैंने आपको ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये दिखाई देने में तो 3 शेर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम इसको किस में देख रहे हैं, चित्र में। और यदि हम इसको मूर्ति में देखें तो इनके पीछे भी एक शेर है और 4 शेर हैं, और चारों शेर किस स्थिति में बैठे, उकड़ू बैठे हुए हैं, और जिनकी पीठ एक ही है, चारों की पीठ एक ही है। वैसे तो अगर इसका अर्थ लिया जाए तो इसका अर्थ ये है
कि ये किसी शक्तिशाली राजा का प्रतीक है, और जिस शक्तिशाली राजा की दृष्टि चारों दिशाओं में फैली हुई का प्रतीक होता है। ठीक है, इसी गूढ़ भावों के आधार पर ही इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर रखा है। शेरों की ये चारों आकृतियां अत्यंत प्रभावशाली और ठोस हैं। प्रतिमा की स्मारकीय विशेषता स्पष्ट है, दृष्टिगोचर होती है। शेरों के चेहरे का पेशी विन्यास बहुत सुदृढ़ प्रतीत होता है, मतलब मांसपेशियां इसकी इस तरह की सुदृढ़ता से दिखाई देती हैं। होठों की विपर्यस्त रेखाएं और होठों के अंत में उनके फैलाव का प्रभाव यह दर्शाता है कि कलाकार की अपनी सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख का स्वाभाविक चित्रण करने में सफल रही। मतलब शेर के मुख को इस तरह बनाया कि कलाकार की कुशलता का परिचय होता है उसमें, कि कलाकार की अपनी सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख का स्वाभाविक चित्रण करने में सफल रही। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शेरों ने अपनी सांस भीतर रोक रखी है। मतलब ऐसे है जैसे शेर ने अपनी सांस को भीतर रोक रखी और दहाड़ रहा हो। अयाल केसर अर्थात केस उनके की रेखाएं तीखी हैं। अयाल यानी उनके जो बाल हैं उनकी रेखाएं क्या हैं, तीखी हैं, और उनमें उस समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया है। प्रतिमा की सतह को अत्यधिक चिकना या पॉलिश किया हुआ बनाया गया है। जो ये तो मौर्यकालीन जो मूर्ति शिल्प है ना, उन मूर्ति शिल्पों की प्रमुख विशेषता ये कांच जैसी पॉलिश, सभी मूर्ति शिल्पों की ऐसी विशेषता रही है, जो कि मौर्यकालीन मूर्ति कला की खास विशेषता रही है। आपसे प्रश्न किया जाए ना मौर्यकालीन मूर्ति शिल्पों की एक प्रमुख विशेषता क्या रही है, तो कांच जैसी पॉलिश वाले मूर्ति शिल्प मौर्य काल में बनाए गए और कहीं नहीं बनाए गए। शेरों की घुंघराली यानी बाल, अयाल यानी बाल राशि आगे निकली हुई दिखाई गई है। शेरों के शरीर के भारी बोझ को पैरों की फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी से दर्शाया गया है। अर्थात शेर की कितना ताकतवर है, उनके पैरों के पंजों को उतार चढ़ाव अपने आप दर्शा देता है। शेरों के शरीर के भारी बोझ को पैरों की फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी से दर्शाया गया है। शीर्ष फलक पर एक चक्र बना हुआ है। मैंने आपको बताया कि जैसे ये शेर है ना, उन शेरों के नीचे ये चक्र बना हुआ है, जो चक्र चारों मतलब किसका प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक होता है, जिसके चारों दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 आ रहे हैं। इस चक्र के अंदर जो कितने आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, चक्र के अंदर कितने आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं। प्रत्येक चक्र के साथ सांड, घोड़ा, हाथी, शेर की आकृतियां सुंदरता से उकेरी गई है। हर चक्र के साथ चक्र के चारों तरफ इस तरह की आकृतियों को उकेरा गया है। चक्र का यह स्वरूप संपूर्ण बौद्ध कला में धम्म चक्र के निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया। प्रत्येक पशु आकृति सतह से जुड़ी होने के बावजूद काफ़ी विस्तृत है। उनकी मुद्रा शीर्ष फलक पर गतिमान प्रतीत होती है। प्रत्येक चक्र के बीच में सीमित स्थान होने के बावजूद इन पशु आकृतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार में सीमित स्थान होने के बावजूद इन पशु आकृतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार में सीमित स्थान में भी दर्शाने की पर्याप्त क्षमता थी। अर्थात छोटे स्थान पर भी सीमित होते हुए भी मतलब भावों को अभिव्यक्त करने की उसमें पर्याप्त क्षमता थी। किसमें, कलाकार में। वृत्ताकार शीर्ष फलक एक उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ है। मतलब शीर्ष भाग है जो किस पर टिका हुआ है, ये उल्टे कमल पर टिका हुआ है। वृत्ताकार शीर्ष फलक एक उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ है, वह दिखाई देता है। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मतलब प्रत्येक जो पंखुड़ी हैं, इसकी पंखुड़ी का मतलब है जैसे उल्टे कमल में ये पंखुड़ियाँ हैं, ये पंखुड़ियों को अलग ध्यान में रखते हुए अलग बनाया गया है। ठीक है भाई। नीचे के हिस्से में वक्र तलों को सुंदरता से उकेरा गया है। एक स्तंभ की आकृति होने के कारण यह समझा गया था कि इसे चारों ओर से देखा जाएगा, इसलिए दृष्टि बिंदुओं की कोई निश्चित सीमाएं नहीं रखी गई हैं। सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया है, पर वह टूटी फूटी हालत में है। सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का क्रम परवर्ती काल में भी जारी रहा है। ऐसे मतलब स्तंभ बनाने का जो समय कार्य है वो आगे परवर्ती कालों में भी चलता रहा है। मतलब ऐसे स्तंभ और स्तूप बनवाने के पीछे मनुष्यों के एक उद्देश्य भी रहा है कि भाई हमको मोक्ष प्राप्ति होगी या धर्म प्रचार प्रसार के लिए इस तरह की मूर्ति से वो इनको स्तंभ और स्तूपों को बनवाया जाता था। इसी जो श्रेणी है, मतलब जो अपने सारनाथ स्तंभ का शीर्ष भाग वाला परगाह का मूर्ति शिल्प पढ़ा है ना, उसी श्रेणी में दूसरा मूर्ति शिल्प आता है जिसको कहते हैं चंवर गैणी का मूर्ति शिल्प। जिसको कहते हैं क्या, चंवर गैणी का मूर्ति शिल्प।
इसको कहते हैं दीदारगंज की भी कहते हैं। अब दीदारगंज का क्यों कहते हैं ये चंवर गैणी मूर्ति शिल्प को? क्योंकि ये पटना के निकट दीदारगंज से प्राप्त हुआ है, और दीदारगंज से प्राप्त होने के कारण इसे दीदारगंज की यक्षिणी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसे सेविका के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके हाथ में जो चंवर है ना, चंवर होता है जैसे राजा महाराजा बादशाहों के दासियां घुमाया करती थी, उनकी हवा करते थे ना, ऐसे डुराते थे, उसको चंवर कहते थे। जैसे बालों के गोटा टाइप होता है, आगे से बाल होते हैं लंबे लंबे और पीछे से उसमें पकड़ने के लिए हैंडल होता है, उसे कहते हैं चंवर। तो ये हो सकता है कि दासियों के रूप में दासियों को ऐसे रखा जाता था, और आगे परवर्ती काल में आकर शायद हो सकता है इनको मॉडल के रूप में किसी मंदिर को सुसज्जित करने की दृष्टि से इनका निर्माण किया गया हो। ऐसी चंवर गैणी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? पटना के निकट दीदारगंज से प्राप्त हुई है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि ये चुनार पत्थर के द्वारा बनाई गई है। इसका पेट है जो त्रिवली युक्त, इस पे त्रिवली युक्त मतलब सलवटें हैं, त्रिवली युक्त सलवटें हैं, गहरा नाभि प्रदेश है इसका, स्मित युक्त उसका मुखमंडल बनाया गया है। चंवर में हाथ है, वो हाथ में एक हाथ में चंवर है, और चंवर को ऐसे कंधे पर लगा रखा है जैसे वो चंवर डुराते डुराते थक गई हो, इस तरह के भाव में ये प्रदर्शित की है। गले में एक माला को भी बनाया गया है, कानों में कुंडल पहने हुए या कर्णफूल पहने हुए है, सिर पर टेरा लगा हुआ है, इस तरह के इसकी विशेषता है। आधो वस्त्र पहने हुए मूर्ति शिल्प है, और ये मूर्ति शिल्प इसका मौर्य काल का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है। देखो ये चंवर गैणी प्रतिमा ये है, ये चंवर गैणी प्रतिमा है। अब इसके हाथ में चंवर होने के कारण इसे क्या कहते हैं? चंवर गैणी। और चंवर हाथ में रखने के कारण इसे सेविका भी कहते हैं, और पटना के निकट दीदारगंज से प्राप्त होने के कारण इसे दीदारगंज की यक्षिणी के नाम से भी जाना जाता है। हाथ में चामर, मैंने बताया आपको, चामर एक बालों का घोटा टाइप होता है जिसके द्वारा बादशाहों के यहाँ हवा की जाती थी, राजा महाराजाओं के यहाँ हवा की जाती थी, जो दास दासियाँ उनके डुराया करते थे। उन हो सकता है उनकी सुंदरता को, आभा को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता था। पकड़े खड़ी यक्षिणी की जो आदमकद मूर्ति आधुनिक पटना के निकट दीदारगंज में मिली है। मैंने आपको बताया ये कहाँ से प्राप्त हुई है? पटना के निकट दीदारगंज से प्राप्त हुई है। आपसे ये प्रश्न किया जा सकता है कि चंवर गैणी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? पटना के निकट दीदारगंज से प्राप्त हुई है। वर्तमान में ये कहाँ पर सुरक्षित है? पटना के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। इसे दीदारगंज की यक्षिणी क्यों कहते हैं? क्योंकि दीदारगंज से प्राप्त होने के कारण इसे दीदारगंज की यक्षिणी के नाम से जानते हैं। इसे चंवर गैणी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दाहिने हाथ में ये चंवर को धारण की हुई है, और चंवर को धारण किए हुए होने के कारण इसे क्या कह सकते हैं? चंवर गैणी। और इसे सेविका क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सेविका के रूप में, दासी के रूप में चंवर को हाथ में लिए हुए मुद्रा में है, इसलिए इसे सेविका का मूर्ति शिल्प भी कहते हैं। वर्तमान में यह मूर्ति शिल्प कहाँ है? पटना के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। वह भी मौर्यकालीन मूर्तिकला की परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। यह मूर्ति शिल्प एक अच्छा उदाहरण है, जैसे सारनाथ स्तंभ का परगाह है। यह मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी हुई है इस समय। यह लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी हुई है। मैंने आपको बताया चुनार पत्थर या बलुए पत्थर से बनाई गई है। इसका अंग विन्यास संतुलित है, मतलब संतुलित अंग का अनुपात है जो संतुलन में है, एवं समानुपातिक है। इसकी सतह पॉलिश की हुई है, मतलब मैंने आपको बता दिया मौर्य काल के प्रत्येक मूर्ति शिल्प पर कांच जैसी पॉलिश की गई है, तो ये मूर्ति शिल्प पर क्या किया गया है? पॉलिश युक्त है। यक्षिणी को दाहिने हाथ में चोरी पकड़े हुए यानी चंवर पकड़े हुए चित्रित किया गया है, बनाया गया है। इसका दूसरा हाथ टूटा हुआ है। इस प्रतिमा में रूप और माध्यम के प्रयोग में मतलब कलाकार ने काफ़ी कुशलता का प्रयोग किया है, कौशलता बरती गई है। गोल गठीला काया मतलब गठीला मांसल युक्त इसकी शरीर है। मूर्तिकार की संवेदनशीलता स्पष्ट है, दृष्टिगोचर होती है। चेहरा एवं कपोल गोल गोल और मांसल दिखाया गया है। मांसल युक्त शरीर है इसका, अष्टपुष्ट बनाया गया है, लेकिन गर्दन अपेक्षाकृत छोटी बनाई गई है। दक्षिणी गले में हार पहने हुए है, यक्षिणी है ये। यक्षिणी गले में हार पहने हुए है जो पेट तक लटका हुआ है ना। अपन ने अभी उसको देखा है कि उसके गले में क्या है? हार है जो कहाँ तक लटक रहा है? पेट तक लटका है। और पेट पर भी पहनी हुई चुस्त पोशाक के कारण पेट आगे निकला हुआ प्रतीत होता है, और जिसमें भी 3 सलवटें पड़ी हुई हैं। अधो वस्त्रों को यानी आधे वस्त्रों को बड़ी सावधानी से बनाया गया है, पहने हुए बनाया गया है। टांगों पर पोशाक का हर मोड़ बाहर निकला हुआ है, मतलब उनको बाहर की ओर निकाल कर बनाया गया है। उनकी सलवटों को दर्शाया गया है कपड़े को, जो कुछ पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है। पोशाक की मध्यवर्ती पट्टी ऊपर से नीचे तक उसकी टांगों तक गिर रही है। वह पैरों में मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए हैं, मतलब पैरों में भी आभूषण पहन रखे हैं जैसे कड़े, और अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी है। धड़ भाग का
भारीपन उसके भारी उरोज में दृष्टिगोचर होता है। मतलब धड़ भाग है जो ये यहाँ पर है, ये थोड़ा सा उभरा हुआ या बड़ा बनाया गया है, भारी बनाया गया है। सिर के पीछे केस राशि एक गांठ में बंधी हुई है, अर्थात जूड़े बांध कर लगा रखी है। पीठ खुली है, पीछे का वस्त्र दोनों टांगों को ढकता है। दाहिने हाथ में पकड़ी हुई चोरी यानी चंवर को प्रतिमा की पीठ पर फटी हुई रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। इस तरह की चंवर गैणी प्रतिमा है, जो कहाँ से प्राप्त हुई है? पटना के निकट दीदारगंज से प्राप्त हुई है। और कौन से काल की है ये? मौर्य काल की प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है। परवर्ती शताब्दी के स्तूपों में और बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई, जैसे कि प्रतिमाओं से अलंकृत ग्रेव्य परिक्रमा पथ। मतलब वो जो स्तूप और स्तंभ बनाए गए थे ना स्तूपों को, वो स्तूप मैंने बताया आपको किसी कहते हैं, मिट्टी के ढेर को स्तूप कहते हैं। वैसे किसी महान व्यक्ति के मर जाने के बाद उसकी पवित्र अस्थियों पर एक गोल गुंबदाकार भवन बनाया जाता। लेकिन आगे आने वाले जो समय था उस समय में उसमें और परिवर्तन कर दिया। और परिवर्तन में क्या कर दिया कि उस मुख्य स्तूप को तो बीच में रख दिया और चारों तरफ उसके परिक्रमा बना दिया। उसको कहते हैं वेदिका। बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई, जैसे कि प्रतिमाओं से अलंकृत ग्रेव्य परिक्रमा पथ बना दिए, मतलब परिक्रमा कहें जो। ऐसे अनेक स्तूप भी हैं जिनका निर्माण मूल रूप से तो पहले किया गया था, पर आगे चलकर दूसरी शताब्दी में उनमें कुछ और नए निर्माण जोड़ दिए गए हैं। जैसे आप सुंग काल में जाकर पढ़ेंगे तो सुंग काल के दो प्रमुख केंद्र आएंगे, सांची और भरौत। वो इसी तरह से हैं, वो मौर्य काल में बनाए गए थे, लेकिन बाद में उनके परिक्रमा और उन पर कलात्मक उत्कीर्ण कार्य सुंग काल में करने के कारण उन्हें सुंग काल का कहेंगे। ठीक है, तो परवर्ती काल में आकर इस तरह का करने लग गए थे, जैसे परिक्रमा बनाने लग गए थे। आगे चलकर दूसरी शताब्दी में उनमें कुछ और नए निर्माण जोड़ दिए गए। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा और चोटी पर एक हार्मिक और छत्र होता था। मतलब सिर पर इनके छत्र बनाए जाते थे। वो जो गुंबद बनाई जाती ना, उस गुंबद के ऊपर भी छत्र बनाए जाते थे, छत्र बनाए जाते थे, है ना। लेकिन आगे चलकर इनमें रूप और आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़े गए। आगे चलकर मतलब उस गुंबद है ना, उस गुंबद के आगे चलकर स्वागत के लिए प्रवेश द्वार या तोरण द्वार भी बनाना शुरू कर दिया। तोरण द्वार कहते हैं स्वागत के लिए सुसज्जित कर बनाए गए द्वार को तोरण द्वार कहते हैं। तो ऐसे द्वार भी बनाए गए जिनको प्रवेश द्वार कहा गया। इस प्रकार स्तूप स्थापत्य में वास्तुकारों तथा मूर्तिकारों के लिए अपना कौशल दिखाने की काफ़ी गुंजाइश होती थी। मतलब अपनी कुशलता दिखाने की काफ़ी गुंजाइश, अच्छा अर्थात वो योग्य थे, कौशलता थी उनके अंदर, और वे उनमें यथावश्यक परिवर्तन या परिवर्धन कर सकते हैं और नई नई प्रतिमाएं उकेर सकते थे। इस प्रकार उन्होंने आगे चलकर उसको और अलंकृत कर दिया। जैसे ये है भरौत स्तूप, मैंने आपको बताया सांची और भरौत में, आगे चलकर इसी तरह के पढ़ेंगे आप। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं व आकृतियों के दर्शन नहीं होते। अब तक जो बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं बनाई जा रही यहाँ पर प्रतीक रूप में बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। प्रतीक रूप में भगवान बुद्ध का जो रूप है उसका प्रतीक बनाया जा रहा है। हाल ही अभी तक यहाँ तक मानव आकृति के रूप में कोई भगवान बुद्ध के रूप को नहीं बनाया गया है। ठीक है भाई, बुद्ध को प्रतीकों जैसे पद चिन्हों के रूप में, स्तूपों, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के रूप में ही दर्शाए गए। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मौर्य काल में क्या बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बनना शुरू हो गई थी? नहीं, ये क्या है, कुषाण काल में जाकर मानव रूप में बनाना शुरू करेंगे। यहाँ तक भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्हों का ही अंकन किया गया है, जैसे पद चिन्हों को, स्तूपों को, कमल, सिंहासन, चक्र आदि को चित्रित किया गया था मूर्ति शिल्पों में। यह दर्शाता है कि इस समय तक पूजा या आराधना की पद्धति सरल थी, अर्थात इस समय उनके प्रतीकों को ही रखकर उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। और कभी कभी अनेक उनके जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता था, जिनको जातक कथा कहा जाता था। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की घटित घटनाओं को क्या कहा जाता है? जातक कथा कहा जाता है। जातक कथा कहा जाता था भी समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं, पर उनमें से अक्सर बुद्ध के जन्म, गृहत्याग, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन और महानिर्वाण, जन्म चक्र से मुक्ति, अर्थात ये महानिर्वाण की जो घटना है वो तो क्या है, मतलब उसकी मृत्यु से संबंधित घटना है ना। इस तरह के जीवन से संबंधित जो चित्र बनाए गए थे या घटनाएं अंकित की गई थी उन्हें कहते हैं जातक कथा, चित्रित किया गया था। जिन जातक कथाओं का अक्सर अनेक स्थानों पर बार बार चित्रण दर्शाया गया है वे मुख्य रूप से छेदंत जातक कथा,
अर्थात भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं थी या पूर्व जन्म घटनाएं थी, उन घटनाओं को यहाँ पर उकेरा गया या अजंता गुफाओं में उकेरा गया। चित्रों में जब उकेरा गया, बनाया गया, तो उन्हें भी वहाँ भी जातक कथा कहा गया, और मूर्ति शिल्पों के रूप में जब यहाँ उकेरा गया तो इन्हें भी जातक कथा कहा गया। तो भगवान बुद्ध के जीवन की कुछ जातक कथाओं में जैसे छहदंत जातक कथा, मैं आपको इसका जातक संदर्भ बताता हूँ। छहदंत जातक कथा क्या है? भगवान बुद्ध ने एक बार छह दांत वाले हाथी के रूप में जन्म लिया था। जब वो छह दांत वाले हाथी के रूप में जन्मे थे तो उस समय उनके दो पत्नियां थी हथनी के रूप में, एक का नाम क्षुद्र सुभद्रा था और एक का नाम सुभद्रा था। तो ये छह दांत वाले हाथी अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ एक बार जंगल में विचरण कर रहे थे। तो विचरण करते हुए किसी साल के वृक्ष के जाकर टकरा जाते हैं। तो साल के वृक्ष से कुछ सूखी टहनियाँ और लाल चींटियाँ और कुछ हरी टहनियाँ टूट कर गिर गई, जिनमें क्षुद्र सुभद्रा के ऊपर आकर गिरी थी लाल चींटियाँ और सूखी टहनियाँ, और सुभद्रा नाम की जो हथनी थी उसके ऊपर हरी टहनियाँ आके